वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची के बारे में। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने 1 से लेकर 9 तक की अनुसूचियाँ जितनी भी थी उनमें जो जो भी बातें कही गई थी तो उसके बारे में हमने बात की थी। और यहाँ पे मैंने आपको ये भी समझाया था कि मतलब 7वीं 8वीं 9वीं में क्या क्या बातें कही गई हैं। ठीक है, मतलब जो ये अनुसूचियाँ हैं इनमें क्या क्या बातें कही गई हैं। और हम सबको पता है कि हमारे संविधान में पहले 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो 8 अनुसूचियाँ तो ठीक है संविधान में वर्णित थी, लेकिन संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? 1951 में, जो कि फिर 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद आज हम देखेंगे 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची के बारे में। तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं 10वीं अनुसूची के बारे में, तो इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। सबसे पहले तो ये अनुसूची कब जोड़ी गई है, मैंने आपको बताया भी था कि अब हम जितनी अनुसूचियाँ पढ़ेंगे उनमें क्या बात होगी। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही बनेगा कि ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, क्योंकि मूल संविधान में तो सिर्फ 8 ही थी। जब संशोधन किया गया तब ये अनुसूचियाँ जोड़ी गई, यानी कि इनकी आवश्यकता हुई जोड़ने की, तभी इनमें संविधान में संशोधन करके अनुसूचियाँ जोड़ी गई थी। तो यहाँ पे 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये बात सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हुआ कि संविधान की जो 10वीं मतलब संविधान में जो 10वीं अनुसूची है वो किस संशोधन के तहत जोड़ी गई थी और कब जोड़ी गई थी। तो किस संशोधन के तहत? 52वां यानी 52 संविधान संशोधन के तहत 1985। ठीक है, यानी 1985 के तहत ये जोड़ी गई थी। और इसमें मेन रूप से बात क्या कही गई थी, ये किस लिए 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? दल बदल कानून को परिभाषित किया गया था। ठीक है, यानी कि जितना भी हमारा जो भी दल बदल कानून है, जैसे आप देखते हो कि कोई भी बीजेपी के नेता अपनी पार्टी बदल के कांग्रेस में चले जाते हैं, तुरंत कांग्रेस की पार्टी बदल के वो फिर बीजेपी में चले जाते हैं। तो ऐसे जो नेता होते हैं जो दल बदल कानून मतलब कि दल बदल यानी कि अपने दल को बदलने वाले जो होते हैं उनके तहत कानून को परिभाषित किया गया था। ठीक है, यानी कि 10वीं अनुसूची में क्या बात की गई है? दल बदल कानून को परिभाषित किया गया है कि उनके खिलाफ क्या एक्शन होंगे या क्या उनके पक्ष में होगा, विपक्ष में होगा, वो सारी बातें इसके अंतर्गत ही रखी गई थी। कि जो भी नेता, अभी जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे, अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे हम देखेंगे कि एक व्यक्ति थे, मुझे अभी उनका एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने क्या किया था कि मतलब एक ही दिन में 3 से 4 बार पार्टियां चेंज की थी। कांग्रेस से पहले 2 ही मेन रूप से पार्टियां चलती थी। जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उस टाइम तो एक ही पार्टी थी। ठीक है, आप सबको पता है कि जब हमारे संविधान का निर्माण होता है तो हमारी कांग्रेस पार्टी ही थी। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारी पार्टियां धीरे धीरे फिर बनने लगती हैं। और हमारे संविधान में इस टाइम पे कम से कम नहीं तो 10 से तो आप मान के चलो कि प्लस में ही पार्टियां चल रही। ठीक है, इतनी ज़्यादा अपनी अपनी पार्टियां बना ली गई हैं। तो अभी उस टाइम पे कांग्रेस के बाद फिर हमारी भारतीय जनता पार्टी ही बनी थी, बीजेपी। तो इनमें क्या हुआ था कि वो व्यक्ति जो थे वो मतलब 2 से 3 बार मतलब एक दिन में ही वो अपनी राजनीतिक पार्टी चेंज किए थे। ठीक है, यानी कि पहले कांग्रेस से बीजेपी में, बीजेपी से फिर कांग्रेस में। और एनसीईआरटी की भी जो मेरी क्लासेज ले रहा होगा वहाँ पे भी मैंने अच्छे तरीके से समझाया है। और अभी हम जब बात करेंगे, सॉरी मैंने समझाया नहीं है, अभी हम बात करेंगे 11th क्लास में है तो समझेंगे, वहाँ पे भी समझाया गया हमको एनसीईआरटी में भी कि कैसे दल बदल कानून लाया क्यों गया था और इसका मेन लाने का पर्पज़ क्या था, आखिर दल बदल कानून है क्या चीज़। ठीक है, सो यहाँ पे हमको क्या जानना जरूरी है कि दल बदल कानून किस में परिभाषित किया गया है? अनुसूची 10 में। ठीक है, यानी कि 10वीं अनुसूची में क्या बात की गई है? 10वीं अनुसूची जो हमारी है उसमें दल बदल कानून की बात की गई है। ये कब लाई गई थी? 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1985 में। ठीक है, 1985 में लाई गई थी। उसके बाद हमारा आता है 11वीं अनुसूची। इसमें क्या बात की गई है? सबसे पहले तो ये किस संविधान संशोधन के द्वारा लाई गई थी? तो ये 73वें संविधान संशोधन 1992-93। ठीक है, तो 11वीं अनुसूची कब हमारी लाई गई थी?
73वें संविधान संशोधन के तहत, और इसका सन क्या है 1992-93। उसके बाद इसमें बात क्या की गई है, पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, जो हम क्लास 6 की एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं। वहाँ पे हमने पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बहुत ही बेहतर तरीके से समझे हैं। सो यहाँ पे ये जो पंचायती राज व्यवस्था है, हमारे जो भी आप में से जो भी गांव में निवास करते हैं उनको पता होगा, पंच, सरपंच और भी यहाँ के जो गांव के स्थानीय निवासी होते हैं उनके लिए जो लाया गया था, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था कब लाई गई थी, 11वीं अनुसूची के तहत ही लाई गई थी, ठीक है। और इस ये 11वीं अनुसूची हमारे संविधान में किस संविधान संशोधन के द्वारा मेंशन हुई, तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93 में जोड़ी गई थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ था कि पंचायतों को राज व्यवस्था का अधिकार प्रदान किए गए तथा पंचायत को 29 विषय प्रदान किए गए, ठीक है। जो भी पंचायतें थी उनको क्या किया गया कि राज व्यवस्था का अधिकार प्रदान किया गया और पंचायतों को 29 विषय प्रदान किए गए थे उस टाइम पे जब ये अनुसूची लाई गई थी, ठीक है। तो ये राज व्यवस्था का मतलब ये है कि आप देखते हो कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंच रहते हैं, पंच रहते हैं, तो उनका जो भी राज व्यवस्था नियम कानून बनाता है तो यहाँ पे फिर उनके द्वारा क्या किया जाता है, जनता तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा है पंचायती व्यवस्थाओं के कुछ समितियों का गठन किया, जिनमें 2 प्रमुख समितियां थी। दैट मीन्स कि जब ये लाया गया था तो वहाँ पे 2 समितियों का गठन हुआ था। उनमें से कौन कौन सी मुख्य रूप से समितियां हैं, और ये समितियां बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखना भूल गई थी, आप लोग नोट कर लेना। जो ये 2 समितियां हैं पंचायती राज्य व्यवस्थाओं के तहत ही ये 2 समितियों का गठन किया गया था। पहली है अशोक मेहता समिति, ठीक है। तो इसका नाम मैं बोल रही हूँ, आप लिख लो, अशोक मेहता समिति। ये इसमें क्या बात की गई थी, 2 स्तरीय राज्य की बात की गई थी, ठीक है। यानी कि द्विस्तरीय राज्य की बात किसमें की गई थी, अशोक मेहता समिति में की गई थी। और उसके बाद हम बात करें बलवंत राय समिति जो थी, यहाँ पे क्या बात की गई थी, त्रिस्तरीय पंचायत की बात की गई थी, ठीक है। तो अशोक मेहता, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है हर एक एग्जाम में कि पंचायती राज व्यवस्था में अशोक मेहता समिति में मतलब कितने स्तर की बात की गई थी, और बलवंत मतलब कि बलवंत राय समिति में कितने स्तर की बात की गई थी। तो जो बलवंत राय, अभी भी हमारे यहाँ क्या चल रहा है, त्रिस्तरीय व्यवस्था चल रही है, ठीक है। यानी कि बलवंत राय मेहता जी के द्वारा क्या की गई थी, अशोक मेहता और बलवंत राय समिति है, बलवंत राय मेहता नहीं है, अशोक मेहता समिति थी जिसमें द्विस्तरीय की बात की गई थी, और दूसरी थी बलवंत राय समिति थी जिसमें त्रिस्तरीय की बात की गई थी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 12वीं अनुसूची, और इसमें मेन रूप से जो 12वीं अनुसूची है, इसमें क्या बात की गई थी, सबसे पहले कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, तो 73वें संविधान संशोधन के तहत 1993-94 में जोड़ा गया था, ठीक है। यानी कि 11वीं और 12वीं का संविधान संशोधन नंबर जो है एक ही है, यानी 73वां संविधान संशोधन के तहत ही ये दोनों जोड़ी गई थी। और इनका जो सन है वो 1992-93 में 11वीं, और उसके जस्ट 1 साल बाद ही 93-94 में 73वीं जोड़ी गई थी, ठीक, मतलब कि 12वीं अनुसूची लाई गई थी। तो यहाँ पे और इसमें बात क्या की गई थी, स्थानीय निकायों को मतलब कि 18 विषय प्रदान किए गए थे, नगर निगम, नगर सफाई, मतलब ऐसे जो विषय थे। तो ये जो स्थानीय निकाय हमारा, ठीक है, तो 12वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। जैसे कि हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी में, हम लोग 6 क्लास की एनसीईआरटी है, तो वहाँ पे आप पढ़ोगे जब, तो उसमें बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है जो भी हमारा नगर निगम है और नगर सफाई वाला है और पंचायती जो पंचायती राज व्यवस्था है, इसके बारे में भी वहाँ पे डिटेल से समझाया गया है। तो यहाँ पे जो पंचायती राज व्यवस्था 11वीं में और 12वीं में हमारा स्थानीय निकाय, ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं नगर निगम हो गया, नगर सफाई हो गया, ये सब किस में रखा गया, 12वीं अनुसूची के तहत बात की गई है, ठीक है। और इसके अंतर्गत 18 विषय प्रदान किए गए थे जब ये अनुसूची मेंशन की गई थी। तो इसमें 11वीं में कितने थे, 29 थे, 29 सब्जेक्ट रखे गए थे, और इसमें कितने रखे गए हैं, 18 विषय प्रदान किए गए हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है क्योंकि इनसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमारे हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये समितियाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती, इसलिए मैंने आपको अलग से बहुत ही मुश्किल से छांट के मैं इसको अलग की हूँ ताकि हम आपको अच्छे तरीके से समझा सकें, ठीक है।
और आपको कोई परेशानी ना हो याद करने में, क्योंकि मेन रूप से अक्सर हमें यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम को जितना हम लोग टफ बनाते हैं रियल में वो उतना होते नहीं है, ठीक है। मेन रूप से इसमें यही क्वेश्चन रहता है कि मतलब किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ और कब हुआ और उसके बाद इसमें बात क्या की गई है, ठीक है। बस इतना यदि हमसे किसी भी बारे में बनता है, किसी भी चीज़ को हमको पढ़ना, किसी भी टॉपिक को, तो मेरे ख्याल से तो उसके 3 से 4 क्वेश्चन बना लेने चाहिए हमको कि क्या, कब, क्यों, कैसे, ठीक है। बस इसके आंसर हमको चाहिए। उसके अलावा ना तो एग्जामिनर हमसे कुछ पूछता है और ना तो कुछ हमको पढ़ने की ज़रूरत है। खैर इतने आंसर में हम सब कुछ पढ़ ही लेते हैं, बट मेन रूप से इतना का मेन आंसर चाहिए कि आखिर ये क्या है, कब हुआ, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीक है। बस इतना ज़रूरी होता है। और हमें हमेशा हम जब नोट्स बनाने की जो प्रॉब्लम होती है ना कि हम नोट्स नहीं बना पाते, तो जब भी हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सपोज़ कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें पढ़ते पढ़ते हमको ये समझ में आना चाहिए कि इसमें क्या बात की गई है, इसमें बात क्या की जा रही है, ठीक है। उसके बाद क्यों, ऐसा क्यों है, उसके बाद ये कब से है, फिर ये ऐसा है तो कैसे है, ठीक है। बस इतने क्वेश्चन का आंसर हम न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं, वहाँ पे भी ऐसे ही कर सकते हैं कि जो भी न्यूज़ करंट अपडेट आ रही है, जैसे राम मंदिर के बारे में ही अभी आया, तो वहाँ पे हम उसको लिख सकते हैं कि आखिर राम मंदिर क्यों बनाई जा रही है, ये कब से इसका प्रकरण चल रहा था, कब से सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग में पड़ा हुआ था, क्या ऐसा कैसे हो रहा है, मतलब कैसे कैसे इसकी प्रोसेस हुई, कब से ये सब कुछ चल रहा है और इसमें क्या क्या बातें हैं, ठीक है। बस उतने की आंसर लिखना हमको और हमारी एक शॉर्ट नोट्स अपनी तैयार हो जाएगी। जितना अच्छे से स्टडी करोगे, मीन्स स्मार्ट स्टडी करोगे, ठीक है। गधों वाली नहीं कि मतलब जितना भी बोझा रख दो हम ढोते चले जाएंगे। तो इसीलिए होता क्या है कि मेन रूप से पढ़ते हम सभी हैं, सिलेक्शन कुछ ही लोगों का होता है। बस हम में और उनमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है कि वो अच्छे तरीके से मीन्स जो उसकी डिमांड है वो पूरा करते हैं और हम लोग थोड़ा पूरी महाभारत पढ़ने की कोशिश करते हैं। सो इसीलिए कहीं ना कहीं क्या है कि पीछे रह जाते हैं, ठीक है। पढ़ो आप पूरा, मैंने कहती पढ़ो नहीं, पढ़ोगे आप तभी हमारी समझ बढ़ेगी। बट जब भी आप लिखो उसको तो थोड़ा ऐसा लिखो अपने से, थोड़ा मतलब अपनी समझ डेवलप करके वहाँ पे लिखो थोड़ा सा, कि क्योंकि हमको समझना हमारी नोट्स है, बेहतर तरीके से हम समझ सके। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 52वां संविधान संशोधन, ठीक है। अब यहाँ पे हमको ये नहीं लिखने की ज़रूरत थी कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम में ये ऐसे जोड़ा गया था, ठीक है। मतलब इतना सारा लिखने की क्या ज़रूरत है, बस मुझे समझ में आ रहा है कि 52वां संविधान संशोधन यानी कि 10वीं अनुसूची हमारी 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1985 में जोड़ी गई थी, ठीक है। और इसका मेन जो मकसद था, मतलब किस लिए लाया गया था, दल बदल कानून के लिए, बस सिंपल सा है। अब उसमें पूरी उसका इतिहास पढ़ ले, मुझे समझ में आ गया है कि उसमें क्या क्या है, बस लिख के थोड़ा सा उसका मेन पॉइंट हम नोट कर लिए, ठीक है। और उतने में ही बस उतना ही पूछा ही जाता है और उतना हमको पता भी होना चाहिए। सो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। एक और इम्पोर्टेंट बात मैंने पूछा था आप लोगों से, क्वेश्चन एक था कि मतलब अभी जो 7वीं अनुसूची में हमने 3 सूचियों की बात की थी, जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उसमें सब्जेक्ट पूछे थे कितने कितने रखे गए, ठीक है। तो हमारी संघ सूची में 97 विषय रखे गए थे, ठीक है। लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 100 विषय हैं। उसके बाद बात करें राज्य सूची में 66 विषय रखे गए थे मूल संविधान में, वर्तमान समय में कितने हैं, 61 है। और समवर्ती सूची जिसमें राज्य और सेंटर दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार होता है और विवाद की स्थिति में किसका अधिकार होता है, केंद्र सरकार को होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने सब्जेक्ट रखे गए थे समवर्ती सूची में, 47 रखे गए थे। देन उसके बाद जब इसमें संशोधन वगैरह हुआ तो 52 इसके वर्तमान समय में सब्जेक्ट हैं, यानी कि वर्तमान समय में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, 52 विषय हैं। संघ राज्य सूची में 61 विषय हैं, वर्तमान समय की बात कर रही हूँ मैं। और हमारे संघ सूची में 100 विषय हैं, ठीक है। और आप में से गोपाल जी ने इसका बिल्कुल राइट आंसर दिया था। और आप लोग भी जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें बीच बीच में कभी भी, तो वहाँ पे आप लोग आंसर देने की ज़रूर कोशिश किया करें, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए और है
कि हमारी 8वीं अनुसूची में कौन-सी ऐसी भाषा है जो मेंशन नहीं की गई है, ठीक है? तो 8वीं अनुसूची में आपको पता है कि लैंग्वेज के बारे में बात की गई है, तो कौन-सी ऐसी लैंग्वेज है जो मेंशन नहीं की गई है यानी संविधान में, हालाँकि वो हर जगह यूज़ होती है बट संविधान में हमारे 8वीं अनुसूची में वो भाषा क्या है मेंशन नहीं की गई है और इसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से समझाया है और यदि आपने अच्छे से देखा होगा तो मुझे नहीं लगता कितना जल्दी तो भूलने वाला होगा, ठीक है? सो आप लोग प्लीज़ इसका आंसर देने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।